friends, welcome back to my YouTube channel. This is Sunita and today I will teach you chapter number 8 globalization. ये आपका कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का लास्ट चैप्टर है। तो हम आज इस ग्लोबलाइजेशन चैप्टर को पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। फर्स्ट इज व्हाट इज द मीन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एन इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड. इट मीन्स इंटरकनेक्शन और इंटर रिलेशन बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। जब किसी भी कंट्री का अनदर कंट्री के साथ रिलेशन होता है तो उसको हम किस में इंक्लूड करेंगे? ग्लोबलाइजेशन में। अब जो ग्लोबलाइजेशन होता है इसमें फ्लो ऑफ आइडियाज भी हो सकते हैं, फ्लो ऑफ कमोडिटीज भी हो सकती है, फ्लो ऑफ कैपिटल भी हो सकती है एंड फ्लो ऑफ कल्चर भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि ओनली कमोडिटीज को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना ही ग्लोबलाइजेशन कहलाता है, नहीं, इसमें हर एस्पेक्ट इंक्लूड हो सकते हैं, लाइक कैपिटल, आइडियाज एंड कमोडिटीज, कल्चर। तो ये सारी चीजें एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कैसे गई? ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। अब जो ग्लोबलाइजेशन में इसमें एक एग्जांपल, इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन कर लिया है, इंडिया ने ट्रेड बैरियर को हटा दिया है, इंडिया अपने आप को लिबरलाइज कर चुका है, तो उसमें इंडिया का अनदर कंट्री के साथ क्या है? फ्लो। ये फ्लो कर रहा है किसका? आइडियाज का, कमोडिटीज का एंड कल्चर का। उसी तरह वर्ल्ड का कोई भी कंट्री इंडिया में अपने आइडियाज, कैपिटल या फिर कल्चर का फ्लो कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि जो ग्लोबलाइजेशन हुआ इससे इम्पैक्ट क्या हुआ, इसका जो प्रभाव है वो क्या हुआ वर्ल्ड के ऊपर, कंट्रीज के ऊपर। तो इसका इम्पैक्ट है, लेट्स स्टार्ट इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट नंबर फर्स्ट, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। कि जब ग्लोबलाइजेशन हुआ आफ्टर दैट क्या इंक्रीज हो गया? ट्रेड इंक्रीज हुआ किस में? गुड्स एंड सर्विसेज का। कि जो ट्रेड है, पहले जो कंट्री ओनली अपने कंट्री में ट्रेड करता था, आफ्टर ग्लोबलाइजेशन वो किसी भी कंट्री में अपना ट्रेड सेटअप करके वहां पर वर्क करने लग गया। सेकेंड पॉइंट आता है न्यू जॉब्स आर क्रिएटेड। अब जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ, एक कंट्री अपना जो वर्क है वो दूसरे कंट्री में सेटअप किया, जो या फिर जो एमएनसीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज ओपन हुई दूसरे कंट्री में जाके, तो न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली लोगों को और ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट हुई और इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। थर्ड पॉइंट आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैव आल्सो बीन इंक्रीज। कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक कंट्री दूसरे कंट्री में जाकर अपना वर्क सेटअप करता है, तो जिस कंट्री में वर्क सेटअप किया है उसके पास क्या आ गया? कि वो अनदर कंट्री जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उनके कंट्री में सेटअप हुआ। जिस कंट्री में एमएनसी को, यानी कि जो अनदर कंट्रीज कंपनीज होती है, वो दूसरे कंट्री में तब जाते हैं जब उनको बेनिफिट लगता है। तो वो क्या होता है कि जिस कंट्री में कंपनी सेटअप की है उस कंट्री को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से बेनिफिट होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इट रेजिज ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जैसे ही ग्लोबलाइजेशन हुआ, एक कंट्री की कंपनीज दूसरे कंट्री में गई, तो अब ऐसे कंट्री जिनमें लोगों के पास वर्क कम था, अब उनके सामने न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज आई। जॉब अपॉर्चुनिटी आने से उनकी इनकम अप हुई और इनकम रेज होने के रीजन से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी राइज अप हुआ। नेक्स्ट, इन इंक्रीजेस प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड हेल्दी कंपटीशन। अब ग्लोबलाइजेशन हुआ, कंट्रीज में हर कंट्री में देखते हैं कि ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन बहुत सारी कंपनीज आ चुकी है, हर कंट्री में डिफरेंट कंट्री की कंपनी आ चुकी है, एमएनसी सेटअप हो चुकी है, हर पर्सन के पास डिफरेंट क्वालिटीज के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। आप देखते हो कि कोई कहता है मेरे पास ये यूएस की शर्ट है, मेरे पास इंग्लैंड के शूज है, तो ये किसके रीजन से? ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। तो जिस कंट्री में अनदर कंट्री की जो कंपनी सेटअप हुई तो उससे हेल्दी कंपटीशन हुआ। रीजन, क्योंकि अगर मान लो हम कोई भी गुड्स परचेज करने जाते हैं तो वह हम देखते हैं कि बहुत सारी चॉइसेस होती है, तो हमें जो बेस्ट लगेगा, जो रेट भी जिसके डाउन होंगे, जो बेस्ट क्वालिटी होगी, हम उसको चूज करते हैं। लेकिन अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो बहुत सारी कंपनी सेटअप नहीं होती, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो क्वालिटीज के डिफरेंट कंपनीज के जो प्रोडक्ट है वो नहीं होते, तो इससे क्या होता? हमारे सामने चॉइसेस नहीं होती और उससे हेल्दी कंपटीशन क्रिएट नहीं होता। तो ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन हेल्दी जो कंपटीशन है वो क्रिएट होता है और उससे जो कस्टमर है उनको ज्यादा बेनिफिट होता है। ग्लोबलाइजेशन से गवर्नमेंट को तो है बेनिफिट, साथ में कस्टमर को भी बेनिफिट है, क्योंकि उसके सामने चॉइसेस बहुत ज्यादा आ जाती है। जब इंडिया में ग्लोबलाइजेशन नहीं था,
आफ्टर 1947 टू बिफोर 1991, तो उस टाइम इंडिया में चॉइसेस नहीं थी। इट मीन्स इंडिया ओनली अपने कंट्री के प्रोडक्ट को ही यूज करता था, जिसके रीजन से जो कस्टमर थे उसके सामने चॉइसेस नहीं होती थी, तो उनको ओनली वही प्रोडक्ट यूज करना पड़ता था, चाहे वो हाई क्वालिटी का है चाहे लो क्वालिटी का है, चाहे उसके रेट हाई है चाहे लो है। नेक्स्ट पॉइंट इज it has widened income disparities by making rich richer and the poor more poorer। जहां हमने देखा कि ये पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, तो कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। कि ग्लोबलाइजेशन से ऐसा तो है नहीं कि सारे बेनिफिट ही हुए हैं, कुछ लॉस भी हुए हैं, कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी हुए हैं। तो वो नेगेटिव इफेक्ट कौन सा हुआ है? तो फर्स्ट नेगेटिव इफेक्ट क्या है कि ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन ऐसा पर्सन जिसके पास पहले बहुत ज्यादा वेल्थ थी, पहले बहुत ज्यादा रिच था, अब वो और ज्यादा रिच हो गया। क्योंकि जब कोई कंपटीशन होता है तो जिसके पास पहले ही कुछ होगा तो ही तो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो ऐसे पर्सन जो पहले ही रिच थे तो उन्होंने एमएनसी सेटअप की, वो पार्टिसिपेट करने लगे, और जो पहले पुअर थे तो वो पुअर होते चले गए और रिच रिचर होते चले गए। तो जो ये डिस्पार्टीज है वो और ज्यादा बढ़ गई है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जब ग्लोबलाइजेशन बढ़ा तो नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ा है। एक्सप्लॉयटेशन क्यों बढ़ा? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एमएनसी सेटअप करने के लिए हर कंट्री ने नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि एमएनसी को सेटअप करने के लिए एरिया चाहिए, तो जिसके लिए जो फ्लोरा है उसको वहां से हटा दिया गया। ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है और नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। जब क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में तो यू कैन राइट सेपरेट पॉजिटिव एस्पेक्ट एंड नेगेटिव एस्पेक्ट, जिससे आपका जो आंसर है वो ज्यादा अट्रैक्टिव बनेगा और जो एग्जामिनर है वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। नेक्स्ट टॉपिक, कॉजेस और फैक्टर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबलाइजेशन के, यानी कि ग्लोबलाइजेशन को इमरजेंस कौन कौन से फैक्टर्स ने किया? तो पॉइंट नंबर फर्स्ट इज हिस्टोरिकल फैक्टर। अगर हम ये सोचें कि ग्लोबलाइजेशन अभी हुआ है ये तो ड्यू टू टेक्नोलॉजी से हो गया, या फिर प्रेजेंट टाइम में ज्यादा मॉडर्नाइजेशन हो गई तो ग्लोबलाइजेशन हो गया, तो हम इसमें रॉन्ग है। क्योंकि हम पहले से ही देखते हैं कि जब इंडिया अनदर कंट्री के ऊपर डिपेंड हुआ, इट मीन्स जब इंडिया कैप्चर किया गया था तो वो भी ग्लोबलाइजेशन का ही पार्ट था। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में ट्रेड करने आए थे, तो ट्रेड करना मीन्स ग्लोबलाइजेशन के रीजन से था। उस टाइम भी जैसे हम सिल्क रूट के बारे में पढ़ते हैं, तो सिल्क रूट से लोग क्या ले जाते थे? सिल्क लेके जाते थे, जिसके रीजन से उसका नेम सिल्क रूट हुआ था। तो उस टाइम भी ग्लोबलाइजेशन था, लेकिन वो थोड़ा ग्लोबलाइजेशन स्लो था। प्रेजेंट टाइम का ग्लोबलाइजेशन फास्ट है। तो उस टाइम जो ग्लोबलाइजेशन होता था तो उसी के आइडिया से ही प्रेजेंट टाइम का ग्लोबलाइजेशन चल रहा है। तो जो हिस्टोरिकल फैक्टर है ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके लिए, ग्लोबलाइजेशन की। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स आए उन्होंने इंडिया में आके यहाँ पर ट्रेड स्टार्ट किया, आफ्टर दैट उन्होंने धीरे धीरे अपनी कॉन्क्यूरिंग कर ली, और बाद में देखा कि यहाँ तो अनस्टेबिलिटी है और उन्होंने इंडिया को कैप्चर करके अपने अंडर में ले लिया था। प्रीवियस क्लासेस में फ्रेंच रेवोल्यूशन के रिगार्डिंग पढ़ा, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे हुआ कि उन्होंने जो प्रिंटिंग से उनको आइडियाज आए थे, जो प्रिंट कल्चर आई थी, उनसे उनके अंदर इंस्पिरेशन हुई थी, उसके बाद ही तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। तो ये जो प्रिंटिंग प्रेस जो गुटेनबर्ग ने बनाई थी, आफ्टर दैट उससे वो सभी कंट्री में स्प्रेड हो गई थी, तो वो किसके रीजन से हुई थी? ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। हाँ, ये है कि उस टाइम का ग्लोबलाइजेशन स्लो था, प्रेजेंट टाइम का फास्ट है। तो हिस्टोरिकल फैक्टर इज मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर फॉर ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आता है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में क्या इंक्लूड करोगे कि आप जब देखते हो कि प्रेजेंट टाइम की टेक्नोलॉजी तो बहुत ज्यादा फास्ट हो चुकी है, लेकिन जब टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई तो स्लो टेक्नोलॉजी थी, तो ग्लोबलाइजेशन कम था। आफ्टर दैट जैसे जैसे स्पीड बढ़ती गई टेक्नोलॉजी की, और ग्लोबलाइजेशन भी उसी स्पीड से बढ़ता गया। तो हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है हम अपने घर में बैठे बैठे ही होल वर्ल्ड के बारे में जान सकते हैं। अभी आपने देखा कोविड-19 में सभी अपने घर में बैठे हुए हैं, लेकिन सबको पता है कि कितने केसेस हो गए, कितना इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, वर्ल्ड में क्या सिचुएशन चल रही है, किस कंट्री के डाटा क्या है, वैक्सीन का रिजल्ट है वो क्या है। तो ये हर चीज कैसे पॉसिबल हुई? ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल रीजन। तो टेक्नोलॉजिकल जो रीजन है या टेक्नोलॉजिकल जो फैक्टर है ये भी ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है, इससे भी ग्लोबलाइजेशन फास्ट हुआ है। एक कंट्री में बैठकर लोग दूसरे कंट्री के लिए काम करते हैं। अभी आपने देखा कोविड-19 में कि जो स्टूडेंट्स हैं वो घर बैठ के स्टडी कर रहे हैं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है
किसके रीजन से चल रही है? ग्लोबलाइजेशन के रीजन से। अगर टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट नहीं होती तो कैसे स्टूडेंट्स अपने घर बैठ के स्टडी कर सकते थे? मीन्स पहले तो ऐसा लगता था कि विदाउट स्कूल स्टडी हो ही नहीं सकती, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आप देखते हो स्टडी हो रही है। तो ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल रीजन ये ग्लोबलाइजेशन हुआ है। थर्ड पॉइंट आता है ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूवमेंट। जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा, जैसे जैसे इंप्रूवमेंट हुई ट्रांसपोर्ट में, ग्लोबलाइजेशन भी वैसा ही फास्ट होता चला गया। रेयर टाइम में जो शिप होती थी उन्हीं से, या जो सी रूट्स है उन्हीं के रूट से इंटरकनेक्शन होता था। जो कमोडिटीज थी उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट थ्रू सी रूट होता था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये फास्ट हो चुका है, ट्रेन आ चुकी है, प्लेन्स आ चुके हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूवमेंट के रीजन से भी जो ग्लोबलाइजेशन है वो फास्ट हुआ है। नेक्स्ट आता है ट्रेड लिबरलाइजेशन। अभी लिबरलाइजेशन क्या होता है कि ट्रेड के ऊपर जो बैरियर लगता है, इट मीन्स टैक्स इम्पोज किए जाते हैं, तो उन टैक्स को जब रिमूव कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? लिबरलाइज हो जाता है। तो लिबरलाइज होने के रीजन से कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री में अपनी एमएनसी को या अपनी जो भी कंपनी सेटअप करनी होती है वो इजीली कर सकते हैं। अगर ट्रेड बैरियर इम्पोज होता है तो बहुत कम एमएनसी दूसरे कंट्री में जाएगी, लेकिन अगर ट्रेड बैरियर रिमूव होगा, इट मीन्स लिबरलाइज हो जाएगा, तो दूसरे कंट्री में जो भी एमएनसीज होगी वो अनदर कंट्री में अपना वर्क सेटअप करने के लिए जाती है, क्योंकि उनको बेनिफिट ज्यादा होते हैं। तो जो ट्रेड लिबरलाइजेशन है ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है इसके लिए, ग्लोबलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट आता है ग्रोथ ऑफ एमएनसीज। जो मल्टीनेशनल कंपनीज है इनकी ग्रोथ फास्ट हुई। फास्ट होने के रीजन से ये अपना जो एमएनसी है ओनली अपने कंट्री में थोड़ी वर्क करेगी, इनको दूसरे कंट्री में जाना है, तो दूसरे कंट्री में जाएगा तो ग्लोबलाइजेशन होगा, क्योंकि दूसरे कंट्री में जब इनकी कंपनी सेटअप होगी तो वो किसका रीजन बनेगी? ग्लोबलाइजेशन का रीजन बनेगी। तो ये भी फैक्टर ग्लोबलाइजेशन का है। नेक्स्ट पॉइंट, रिमूवल ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल। एक्सचेंज मीन्स एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसके ऊपर से क्या रिमूव कर दिया? टैक्स रिमूव कर दिया, यानी कि कंट्रोल जो था वो हटा दिया गया। तो इस कंट्रोल के रिमूव होने के बाद ग्लोबलाइजेशन फास्ट हुआ। मान लो आपको कहीं पर जाने की कोई रिस्ट्रिक्शन है तो आप उसमें कभी कभी जा पाओगे, यानी कि रिस्ट्रिक्शन किसी दिन परमिशन मिल सकती है तो आप जा सकते हो। लेकिन जब आपके बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्शन हट जाएगी तो आप वो फास्ट आना जाना करोगे। तो वो क्या हुआ कि उससे आपकी फास्ट एक्सचेंज हुई। तो वो ही रीजन है कि जब कंट्रोल हट गया एक्सचेंज के ऊपर से तो क्या हुआ? ग्लोबलाइजेशन फास्ट हो गया। तो दीज फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इमरजेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट हेडिंग आती है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसकी कॉन्सिक्वेंसेस कौन कौन सी है। फर्स्ट इज पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, सेकंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसी एंड थर्ड इज कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस। थ्री कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। लेट्स स्टार्ट दीज कॉन्सिक्वेंसेस। फर्स्ट इज पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। तो जो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस उसके यानी कि पॉलिटिकल कौन कौन से रिजल्ट आते हैं, पॉलिटिकल कौन कौन से इम्पैक्ट होते हैं, तो उसमें पॉइंट नंबर फर्स्ट है वेलफेयर फंक्शन ऑफ द स्टेट गेट्स अफेक्टेड। जब से ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है तब से जो स्टेट का रोल है वो डाउन हो गया है, क्योंकि पहले स्टेट का रोल बहुत ज्यादा होता था। आपने देखा होगा कि स्टेट को वेलफेयर स्टेट मान के उसका मेन रोल प्ले स्टेट करता था, बट जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ा स्टेट का रोल डाउन होता चला गया। पॉइंट नंबर सेकंड आता है स्टेट्स बिकम टू वीक टू टेक ऑन डिसीजंस, कि जो स्टेट है वो उसके डिसीजन से वो काफी वीक हो चुके हैं, यानी कि वो रैंडमली अपने डिसीजन नहीं ले सकता या अपने डिसीजन को वो इम्पोज नहीं कर सकता है। तो उनके डिसीजन यानी स्टेट्स का रोल है, जो वेलफेयर स्टेट था उसका रोल काफी स्लो कर दिया गया है, क्योंकि ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। पॉइंट नंबर थर्ड आता है कि जो स्टेट का रोल है, यानी कि स्टेट का मेन वर्क क्या है? लॉ, ऑर्डर एंड सिक्योरिटी। कि स्टेट ओनली ये वर्क करेगा कि लॉ पास करना, ऑर्डर देना और सिक्योरिटी रखना, इसके अलावा अपना वर्क लिमिटेड कर चुका है। अब ये पॉलिटिकल की नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज है। अगर हम उसमें पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज देखते हैं तो उसमें क्या आती है? स्टेट कैपेसिटी बूस्ट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। स्टेट की कैपेसिटी है वो ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एक बूस्ट मिला है। बूस्ट क्यों मिला है? क्योंकि जो स्टेट का पहले बहुत ज्यादा वर्क था वो वर्कलोड कम हो गया, और क्या हो गया कि जिससे स्टेट में इनकम राइज अप हो गई, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट हो गया, तो स्टेट की जो स्टेट की कंडीशन है उसको बूस्ट मिल गया। नेक्स्ट आता है प्राइमरी ऑफ द स्टेट कंटिन्यूअस टू बी अनचैलेंज बेसिस ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी, कि जो स्टेट है वो पहले उसके पास वर्कलोड ज्यादा था, वर्कलोड ज्यादा होने के रीजन से वो बेस्ट वर्क नहीं कर पा रहा था, बट प्रेजेंट टाइम में ग्लोबलाइजेशन के रीजन से इसका जो वर्कलोड है वो काफी डाउन हो गया है, जिससे ये अपना वर्क बेस्ट कर पाता है। कौन से वर्क?
लाइक लॉ है, ऑर्डर है, सिक्योरिटी है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं इको भी पढ़ा सकती हूँ, हिंदी भी पढ़ा सकती हूँ, पोल साइंस भी पढ़ा सकती हूँ, हिस्ट्री भी पढ़ा सकती हूँ एंड ज्योग्राफी भी पढ़ा सकती हूँ। अगर मैं पांचों सब्जेक्ट पढ़ूंगी तो मैं कोई सब्जेक्ट बेस्ट नहीं पढ़ा पाऊंगी। और अगर मान लो मैंने अपने ही सब्जेक्ट के जो एक या दो सब्जेक्ट में परफेक्शन ली है, कोई जब बेटर पढ़ाऊंगी तो वो ज्यादा बेटर होगा। अदरवाइज जो ज्यादा के चक्कर में पड़ता है वो कहीं का नहीं होता है। तो सेम है, स्टेट पहले बहुत सारे काम करता था तो वो बेस्ट तरीके से या बेस्ट मेथड से नहीं कर पाता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में उसके पास लिमिटेड वर्क हो गया है जिससे वो उस वर्क को बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहा है, बहुत अच्छे तरीके से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पा रहा है। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज है ये किसके रीजन से हुए? ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। देन आफ्टर लेट्स स्टार्ट इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज कि जो ग्लोबलाइजेशन है उससे इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज कौन कौन सी हुई। फर्स्ट पॉइंट इज द फ्लो ऑफ एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज, कैपिटल, पीपल एंड आइडियाज। की जो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज होती है उससे क्या एक्सचेंज होता है कि जो फ्लो होता है आइडियाज का, कैपिटल का और ह्यूमन बीइंग का, तो वो किस में इंक्लूड करते हैं हम? इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज में। आफ्टर दैट जब ये सारी चीजें फ्लो होती है, एक्सचेंज होता है, उससे कंट्रीज का इम्पैक्ट एक दूसरे के ऊपर होता है। लाइक यूएस का इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर हुआ, इंडिया का इम्पैक्ट अनदर कंट्री के ऊपर हुआ। एक डेवलप्ड कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री में गया ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। कि ग्लोबलाइजेशन होने के रीजन से ही वो अनदर कंट्री में अपना वर्क सेटअप कर सकता है। तो उन्होंने जब अपना वर्क सेटअप किया अनदर कंट्री में जाके, जब उसने अपनी मल्टीनेशनल कंपनी वहां पर सेटअप की, एक डेवलप्ड कंट्री ने एक डेवलपिंग कंट्री में अपनी कंपनी सेटअप की, आफ्टर दैट उस डेवलपिंग कंट्री में न्यू जॉब क्रिएट हुई, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली। न्यू जॉब क्रिएट होने के रीजन से लोगों की कंडीशन बेटर हुई, कंडीशन बेटर होने के रीजन से जो डेवलपिंग कंट्री है उसको भी बेनिफिट हुआ, साथ में डेवलप्ड कंट्री को भी बेनिफिट हुआ। जब उनको बेनिफिट होता है तो वो वर्ल्ड ट्रेड में इंक्लूड होता है। तो वर्ल्ड ट्रेड बढ़ने के रीजन से अब कंप्लीट वर्ल्ड के ऊपर इसका इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सर्विसेज रिगार्डिंग आईटी आर इंक्रीजिंग रैपिडली। ग्लोबलाइजेशन किसकी वजह से फास्ट हो रहा है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रीजन से। जो अर्लियर टाइम में ग्लोबलाइजेशन स्लो था, प्रेजेंट टाइम में वो काफी फास्ट हो चुका है। किसके रीजन से हुआ है? वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो वो काफी रैपिड स्पीड में बढ़ रही है। अब ग्लोबलाइजेशन हो गया तो और ज्यादा आईटी ज्यादा स्पीड पकड़ चुका है। इकोनॉमी ऑफ पुअर कंट्रीज ड्यून बाय द डेवलप्ड कंट्रीज। ऐसे कंट्री जो डेवलपमेंट कर चुके हैं उनकी कॉन्क्यूरिंग किसके ऊपर हो चुकी है? अब दोबारा से डेवलपिंग कंट्री पे। किसके रीजन से? ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। कि जो डेवलप्ड कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री में जाते हैं, आफ्टर दैट वहां पर अपना वर्क स्टार्ट करते हैं, इवन वहां के जो रिसोर्सेज है उनका एक्सप्लॉयटेशन भी करते हैं। नेक्स्ट है इट इंक्रीज रीजनल एंड पर्सनल इनइक्वालिटीज। कि ग्लोबलाइजेशन होने के बाद और ज्यादा डिस्पार्टीज इंक्रीज हुई है, जो डिफरेंशिएशन था वो ज्यादा इंक्रीज हुआ है, जो पुअर रिच का डिफरेंस था वो और ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो ये जो डिस्पार्टीज है, रीजनल डिस्पार्टी है चाहे पर्सनल डिस्पार्टीज है, ये किसके रीजन से हुई है? ग्लोबलाइजेशन के रीजन से। नेक्स्ट आता है कि इंक्रीज लेवल ऑफ पोल्यूशन। कि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे पोल्यूशन का लेवल भी राइज अप होता जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे एमएनसी सेटअप होती है, एमएनसी सेटअप होने के रीजन से एरिया को क्लियर करना पड़ता है, और आफ्टर दैट जब एमएनसी सेटअप होती है तो वो वहां पर पोल्यूशन स्प्रेड करती है, लाइक एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, और इससे पोल्यूशन लेवल अप होता है। तो ये जो कुछ पॉइंट्स इसके पॉजिटिव पॉइंट है, आफ्टर दैट इसके 3 पॉइंट जो है वो नेगेटिव पॉइंट्स है। तो जो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसी है इसके पॉजिटिव इफेक्ट भी है और नेगेटिव इफेक्ट भी है। इकोनॉमिक जो कॉन्सिक्वेंसीज है उसको कुछ क्रिटिसाइज करने वाले पर्सन क्या कहते हैं कि इसके लिए सोशल सेफ्टी नेट्स बनाए जाए। कि जो अनदर कंट्री, इट मीन्स जो डेवलप्ड कंट्री इंडिया में आ रहे हैं और वो अपना वर्क यहाँ पर सेटअप कर रहे हैं, तो इससे हमें ज्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है। ओनली गवर्नमेंट को बेनिफिट हो रहा है बट कॉमन पीपल को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। क्योंकि कॉमन पीपल के लिए ना तो कोई न्यू गवर्नमेंट जॉब क्रिएट हो रही है, ना एजुकेशन के ऊपर फोकस हो रहा है, ना हेल्थ केयर के ऊपर फोकस हो रहा है, ना उनके लिवलीहुड के ऊपर किसी तरह का कोई फोकस हो रहा है, ना पॉवर्टी रिडक्शन हो रही है। तो इसके लिए ऐसे इंस्टीट्यूशंस ओपन किए जाए जो कॉमन पीपल की सेफ्टी के लिए हो। तो ऐसे सेफ्टी नेट्स क्रिएट किए जाए कि जिससे अनदर कंट्री कम से कम इंडिया में अपना वर्क सेटअप करे। तो ये क्या है? ये क्रिटिसिज्म करने वाले पर्सन है जो क्रिटिसाइज करते हैं इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज को या ग्लोबलाइजेशन को। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सपोर्टर है, यानी सपोर्ट कर रहे हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है इससे बेनिफिट हो रहा है, इससे कोई लॉस नहीं हो रहा, इवन हमें बेनिफिट हो रहा है, कंट्री में ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, या फिर इकोनॉमिक बेनिफिट होने के रीजन से हमारा ट्रेड है वो
ज्यादा बढ़ रहा है और हम ग्लोबलाइजेशन से प्रेजेंट टाइम में बच नहीं सकते। सेफ्टी नेट्स बनवा लें या कितनी रिस्ट्रिक्शन लगवा लें, लेकिन हम ग्लोबलाइजेशन से बच नहीं सकते, क्योंकि अब हम हर कंट्री की गुड्स को यूज कर रहे हैं, जिससे कंज्यूमर को बेनिफिट हो रहा है, उसके सामने चॉइसेस क्रिएट हो रही है, उसके सामने न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज है और इवन उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी राइज अप हो रहा है। तो ये सारी चीजें बेनिफिट में इंक्लूड हो जाएगी। इट मीन्स जो ग्लोबलाइजेशन है उसके लॉसेस है तो उसके बेनिफिट्स भी है। नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसी, कल्चरल कॉन्सिक्वेंसी, कि जो ग्लोबलाइजेशन है इससे कल्चर के ऊपर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है। तो फर्स्ट इफेक्ट इज चेंज इन द लाइफस्टाइल, कि लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है। जो अर्लियर टाइम में ओनली इंडिया में धोती कुर्ता डालते थे, जो वुमेन थी ओनली साड़ी पहनती थी, हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के पीपल डिफरेंट टाइप की ड्रेसेस को पहनते हैं। जो वेस्टर्न कल्चर की ड्रेसेस है प्रेजेंट टाइम में उनको ज्यादा अडॉप्ट कर रखा है। चेंज इन द आवर फूड लाइक बर्गर, पिज्जा, पास्ता। आज की जो न्यू जनरेशन है उनको रेस्टोरेंट में जाएगी तो कोई ये नहीं कहेगा हमें दही पराठा चाहिए, वो क्या कहेगी हमें नूडल्स चाहिए, हमें बर्गर चाहिए, हमें पास्ता चाहिए, पिज्जा चाहिए, इस तरह की डिमांड करती है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, कि जो अनदर कंट्री की कल्चर है वो इंडिया में आ चुकी है। और ऐसा नहीं है कि इंडिया की कल्चर वहां पर नहीं गई है, वहां की कल्चर भी वहां गई हुई है। यहाँ का जो भी खाना पीना है, जो पहनना है, आप देखते हो कि वेस्टर्न कल्चर है, वहां भी क्या करते हैं कि जो जीन्स है उसके ऊपर कुर्ता डालते हैं, और इंडिया ने भी ऐसा ही अडॉप्ट कर रखा है कि जीन्स के ऊपर कुर्ता पहनने लगे हैं, कि कुर्ता है वो इंडिया का और जीन्स है वो वेस्टर्न कल्चर की। वी आर अडोप्टिंग वेस्टर्न कल्चर, हम हर तरह से वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करते जा रहे हैं, चाहे वो क्लॉथ के रिगार्डिंग है, फूड के रिगार्डिंग है, लाइफस्टाइल के रिगार्डिंग है, या फिर इवन चाहे फेस्टिवल सेलिब्रेशन की बात करते हैं तो फेस्टिवल में भी हम देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो न्यू जनरेशन है ये इंडियन फेस्टिवल को कम ध्यान रखते हैं और जो फॉरेनर फेस्टिवल है उनको ज्यादा ध्यान रखते हैं। अब हम इसमें वैलेंटाइन डे की बात कर लेते हैं कि जब 14 फेब को वैलेंटाइन डे आता है तो जो हमारे टीन एज के स्टूडेंट्स होते हैं या टीन एज के जो यूथ है तो उनको सबसे ज्यादा इंतजार होता है वैलेंटाइन डे का। तो जो वैलेंटाइन डे ये इंडियन फेस्टिवल नहीं है, इंडिया का फेस्टिवल होली है, दिवाली है, उनको कम याद रखेंगे, बट जो वैलेंटाइन डे इसको सबसे ज्यादा याद रखते हैं। तो ये किसके रीजन से हुआ? ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। कंडीशन ऑफ द वुमेन इन वर्किंग प्लेस बेटर देन बिफोर, कि प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि इंडियन की जो वुमेन कंडीशन है वो पहले से काफी बेटर हो चुकी है। जो अर्लियर टाइम में ओनली घूंघट डाल के हाउस वर्क होते हैं वही वो औरत करेगी, बाकी बाहर काम नहीं करेगी, बट प्रेजेंट टाइम में कोई ऐसा एरिया नहीं है, कोई ऐसा स्कोप नहीं है, कोई ऐसा फील्ड नहीं है कि जहाँ औरत काम नहीं कर रही है। तो इससे हम देखते हैं कि वुमेन की कंडीशन बेटर हुई है रेदर देन बिफोर। नेक्स्ट है कंजर्वेटिव थिंकिंग हैज बीन चेंज। प्रेजेंट टाइम की जो थिंकिंग है और जो अर्लियर टाइम की थिंकिंग है उन दोनों में काफी चेंजेस आ चुके हैं। कि जो अर्लियर टाइम में जो एक कंजर्वेटिव थिंकिंग थी कि लड़कियां लड़कों से पीछे है, लड़के ज्यादा बेटर है, लड़कियां बेटर नहीं है, अब तो हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं कि जिनके लड़के हैं नहीं, ओनली लड़कियां ही हैं। अब कुछ क्रिटिसिज्म करने वाले पर्सन हैं जो कहते हैं कि अगर इस तरह की कल्चर हुई कि जिससे ये नहीं पता चल रहा कि कौन से कंट्री का कौन से क्लॉथ्स है, कौन सा फूड है, सब दूसरे कंट्री ने सबको अडॉप्ट कर लिया है, तो इससे होमोजेनाइजेशन हो गया और कंट्री होमोजेनाइज हो गया। तो क्यों? क्योंकि इंडिया का क्लॉथ है, इंडिया का फूड है, वो अनदर कंट्री में यूज हो रहा है, अनदर कंट्री का जो वेस्टर्न कल्चर है वो इंडिया में यूज हो रही है, तो इसलिए ये नहीं पता चलेगा कि कौन किस कंट्री का कौन सा फूड है, कौन से कंट्री की कौन सी कल्चर है, कौन से कंट्री के कौन से क्लॉथ है, तो होमोजेनाइजेशन हो जाएगा। लेकिन दूसरी साइड जो इसके सपोर्टर्स है वो क्या कह रहे हैं कि होमोजेनाइजेशन की जगह हेट्रोजेनाइजेशन ज्यादा होगा, क्योंकि हर कंट्री में डिफरेंट टाइप की चॉइसेस हो गई है। क्या आप पास्ता खाते हो, नूडल खाते हो, तो उसके अलावा क्या आप पराठा नहीं खाते हो? जो हमारी कल्चर है हम उसको भी अडॉप्ट के रखेंगे और अनदर कंट्री की कल्चर को भी देखेंगे। अनदर कंट्री के जो भी जितने भी डिफरेंट टाइप के फूड है, डिफरेंट टाइप के क्लॉथ है, उनकी कल्चर है, उनको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये इससे क्या हुआ? होमोजेनाइज होके हेट्रोजेनाइजेशन हो गया है। क्रिटिसिज्म वाले इसको होमोजेनाइजेशन बता रहे हैं और सपोर्टर इसको हेट्रोजेनाइजेशन बता रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन, कि इंडिया में ग्लोबलाइजेशन कब से स्टार्ट हुआ, कैसी इसकी सिचुएशन रही। तो अगर हम ब्रिटिश रूल की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि प्रेजेंट टाइम में ही ग्लोबलाइजेशन है, ये अर्लियर टाइम से चला आ रहा है। अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो ब्रिटिशर्स इंडिया में कैसे आते? वो जब यहाँ पर ट्रेड करने आए थे तो एक टाइप ऑफ ग्लोबलाइजेशन ही था। लेकिन उस टाइम के ग्लोबलाइजेशन में और प्रेजेंट टाइम के ग्लोबलाइजेशन में थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्यों है? क्योंकि वो थोड़ा स्लो था, प्रेजेंट टाइम का फास्ट है। उस टाइम जो आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो नहीं थी। प्रेजेंट टाइम में सारी फैसिलिटी होने के रीजन से हमारा ग्लोबलाइजेशन फास्ट हो चुका है।
अब तो होल वर्ल्ड एक पार्ट में बन चुका है। तो अर्लियर टाइम में जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो इंडिया में से कैसे ग्लोबलाइजेशन करते थे, कैसे ट्रेड करते थे, तो इंडिया के रॉ मटेरियल थे उनको यहाँ से लेके जाते, मीन्स ब्रिटेन में भेज देते थे। आफ्टर दैट वहां से फिनिश्ड गुड को इंडिया में लाते और यहाँ पर लाकर उसको बेचते थे। तो चीप रेट में यहाँ से वो रॉ मटेरियल को लेके जाते और हाई रेट में यहाँ पर अपने फिनिश्ड गुड को बेचते थे, जिसके रीजन से जो डिस्पार्टीज थी रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड की, तो वो क्या थी, वो जो डिफरेंस था वो इनकी इनकम बन चुका था। इसलिए वो धीरे धीरे यहाँ पर ग्रोथ करने लगे और वो जब यहाँ पर एज ए ट्रेडर आए आफ्टर दैट वो यहीं पर स्टेब्लिश हो गए ड्यू टू अनस्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल इश्यूज। जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर 200 ईयर तक अपने रूल रेगुलेशन किए, एक्सप्लॉयटेशन किया, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट कर लिया, हर तरह से उन्होंने यहाँ पर अपनी कॉन्क्यूरिंग रखी। आफ्टर दैट 1947 में इंडियन पीपल, जो इंडियन लीडर्स हैं, इंडियन सपोर्टर्स हैं, उन्होंने उनका अपोज किया और उनको यहाँ से भगा दिया। इंडिया फाइनली 1947 में इंडिपेंडेंट हो गया। आफ्टर 1947 इंडिया ने सोचा कि यहाँ से ब्रिटिशर्स गए हैं, अब हम एकदम अकेले रहेंगे, हमें किसी की कोई इंटरफेयरनेस नहीं चाहिए। तो उन्होंने इंडिया के ट्रेड के ऊपर बैन लगा दिया कि कोई अनदर कंट्री हमारे कंट्री में किसी तरह का ट्रेड करने नहीं आएगा। तो इस वर्ड को जो बैन लगाया इसको कहा गया ट्रेड बैरियर। क्या कहा गया? ट्रेड बैरियर। और जो ये ट्रेड बैरियर था, इस बैरियर को लगाने के बाद कोई भी अनदर कंट्री की कंपनी इंडिया में ट्रेड करने नहीं आ सकती थी। इंडिया ने इस बैरियर को इसलिए इम्पोज किया कि इंडिया की अब जो सिचुएशन है वो काफी खराब है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने यहाँ से रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर लिया है। इंडिया के पास अब ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो अनदर कंट्री को यहाँ बुला सके, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। अब जो ट्रेड बैरियर लग गया तो 1947 से लेकर 1991 तक यहाँ पर किसी भी अनदर कंट्री का कोई ट्रेड नहीं हो रहा था। अगर किसी को ट्रेड करना था, ऐसा भी नहीं कि हो ही नहीं रहा था, बट रिस्ट्रिक्शन होने के रीजन से अनदर कंट्री यहाँ पर ट्रेड करने नहीं आ रहे थे, क्योंकि अगर वो यहाँ पर आते तो उनको टैक्स देना पड़ता था और टैक्स देने के रीजन से उनकी जो गुड्स थी उनका प्राइस बढ़ जाता था और उसकी वैल्यू अप होने के रीजन से उनको ज्यादा बेनिफिट नहीं होता था। अब 1991 में इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया। उस टाइम पीवी नरसिम्हा राव की यहाँ पर गवर्नमेंट थी, मींस जो पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे और जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इन्होंने एक पॉलिसी बनाई NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंडर में, इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के थ्रू एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया, LPG। L से लिबरलाइजेशन, P से प्राइवेटाइजेशन और G से ग्लोबलाइजेशन। LPG इट मीन्स अब इंडिया को लिबरलाइज होना पड़ेगा। अब इंडिया में ट्रेड बैरियर है, इसको रिमूव कर दिया जाना चाहिए। अगर इसको रिमूव कर दिया जाएगा तो अब कोई भी कंट्री विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी बैरियर इंडिया में अपना ट्रेड करने आ सकता है। अब चाइना को कह दिया कि अब तुम कितनी मर्जी है तुम्हारा यहाँ पर अपना ट्रेड करने आ जाइए। अब जब लिबरलाइजेशन हुआ तो ट्रेड बैरियर हट गया, प्राइवेटाइजेशन हुआ तो इंडिविजुअल लोग अपना वर्क करने लग गए और ग्लोबलाइजेशन मीन्स अनदर कंट्री के साथ इंडिया का कनेक्शन है या इंडिया का इंटर कनेक्शन है, इंटर रिलेशन वो ज्यादा बढ़ चुका था। तो जब ये LPG वर्ड यूज किया गया तो यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है, हु वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम ड्यूरिंग 1991 या ड्यूरिंग NEP, और वो फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये 2 क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के यहाँ से बन सकते हैं और रिगार्डिंग LPG भी आपका 1 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन। जब 1991 में इन तीनों वर्ड को अडॉप्ट किया गया, इंडिया ने इन तीनों वर्ड को अडॉप्ट किया, आफ्टर दैट इंडिया में ये लगने लग गया था कि अब यहाँ पर कंपटीशन हो सकता है। अब यहाँ की जो कंपनीज है, जो अब तक इंडिया में 1947 से लेकर 1991 तक ओनली इंडियन कंपनीज अपने डोमिनेंस जमाए बैठी थी, ओनली इंडिया में जो प्रोडक्ट बन रहा था उसी को इंडियन कंज्यूमर कर रहे थे। अब उनके सामने बहुत सारी चॉइसेस आ चुकी थी। अब इतनी सारी चॉइसेस आने के बाद जो इंडिया की कंपनी है, जो इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा था, उनको अपने रेट डाउन करने पड़े, क्योंकि अगर वो अपने रेट इतने हाई रखते तो उनका प्रोडक्ट बिल्कुल बिकना बंद हो सकता था। क्योंकि अब तक तो 1947 से लेकर 1991 तक जो इंडियन पीपल थे उन इंडिया का ही प्रोडक्ट यूज कर रहे थे। बेनिफिट तो हो रहा था कि इंडिया का सामान इंडिया में बिक रहा है, लेकिन जो कंज्यूमर थे उनके सामने कोई चॉइसेस नहीं थी। लेकिन अब जैसे ही कंट्री में LPG आई, कंट्री में बहुत सारी चॉइसेस आ गई। अब जो कंज्यूमर थे उनके सामने बहुत सारी चॉइसेस क्रिएट हो गई और चॉइसेस क्रिएट होने के रीजन से जो प्राइसेस थे वो डाउन हो गए। अब जैसे ही ट्रेड बैरियर रिमूव हुआ, कंट्री को लिबरलाइज कर दिया गया, इट मीन जो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी उसको हटा दिया गया।
अब जो चाइना की कंपनी थी वो इंडिया में आने लगी। चाइना का जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी चीप रेट में होता है, आपको पता है, बट वो थोड़ा चलता कम है, लेकिन लोगों के जो कंज्यूमर होते हैं उसको सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि उनको चीप रेट में कोई भी प्रोडक्ट मिल जाए जिससे वो उसको यूज़ कर सके। तो ये जो एलपीजी है ड्यूरिंग 1991 अडोप्ट किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया 1991 में। उससे पहले क्या लगाया हुआ था, ट्रेड बैरियर, और 1991 में क्या कर दिया, कंट्री को लिबरलाइज कर दिया। कंट्री में लिबरलाइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया और ग्लोबलाइजेशन हो गया। ग्लोबलाइजेशन होने के रीजन से इंडिया ने अपना जो इकोनॉमिक डोर है वो बिल्कुल ओपन कर दिया कि कोई भी कंट्री आओ हमारे कंट्री में अपनी एमएनसी को सेटअप करो, मल्टीनेशनल कंपनी को यहाँ सेटअप करो, अपना वर्क स्टार्ट करो। नेक्स्ट टॉपिक आता है रिगार्डिंग रेसिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, कि जो ग्लोबलाइजेशन इंडिया ने अडॉप्ट किया तो इसका रेसिस्टेंस हुआ, कि इंडिया के पीपल जो थे या इंडिया की जो पार्टीज थी वो इसका रेसिस्टेंस कर रही थी। तो उसमें कौन कौन सी पार्टीज थी जो इसका रेसिस्टेंस कर रही थी, लेफ्ट पार्टीज एंड राइट पार्टीज। अब जो लेफ्ट साइड की पार्टीज है वो कौन सी है और राइट साइड की पार्टीज है वो कौन सी है, रिलेटेड टू सोशलिज्म एंड राइट रिलेटेड टू कैपिटलिज्म। जो कैपिटलिस्ट थे या जो कैपिटलिज्म था ये सपोर्ट करता था इंडिविजुअल पीपल की प्रॉपर्टी को, और सोशलिज्म सपोर्ट करता था गवर्नमेंट के रोल को। तो जो लेफ्ट पार्टी थी और राइट पार्टी थी दोनों ही अपोज कर रही थी, क्रिटिसाइज कर रही थी ग्लोबलाइजेशन का, कि जब से ग्लोबलाइजेशन इंडिया में आया है इंडिया ने ज्यादा प्रोग्रेस नहीं की है। इवन इंडिया की कल्चर डिक्लाइन हुई है, इंडिया में जो पीपल हैं उनके वर्क डिक्लाइन हुआ है, जो पुअर पीपल है, जो फार्मर है, स्मॉल ट्रेडर्स हैं, उनको लॉस हुआ है। अगेंस्ट थे फॉरनर जो चैनल्स हैं, कि जिससे हमारी यूथ जनरेशन खराब हो रही है, कि जैसे कई बार प्रोटेस्ट होते हैं कि जो गर्ल्स की ड्रेसिंग सेंस है इसको लेके भी कई बार प्रोटेस्ट होते हैं। गर्ल्स है वो वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करके प्रेजेंट टाइम में इंडिया में अपनी कल्चर को भूलती जा रही है, तो इसके लिए भी इसका प्रोटेस्ट होता रहता है। तो जो लेफ्ट पार्टी है, राइट पार्टी है, इन दोनों ने ही प्रोटेस्ट किया है, बट जो राइट पार्टी है ये ज्यादा प्रोटेस्ट में रही है और अगेंस्ट में रही है जो वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करने के बाद इंडिया की कल्चर डाउन हुई है। इंडिया की जो कल्चर है, जो इंडिया का फूड है, इंडिया का जो ट्रेडिशन है, ये सारी चीजें डाउन हुई है। ग्लोबलाइजेशन के रीजन से जो अनदर कंट्री का प्रोडक्ट इंडिया में बिकना स्टार्ट हुआ, उससे इंडिया का जो प्रोडक्ट है वो बिकना कम हो गया, उसकी वैल्यू डाउन हो चुकी है। रीजन क्योंकि उसको बनाने में थोड़ा खर्चा ज्यादा आता है, जिससे इंडियन पीपल उसको परचेज ना करके किसको परचेज कर लेते हैं, फॉरनर गुड्स को। लाइक चाइना का प्रोडक्ट है, काफी चीप रेट में मिलता है, कोई बात नहीं, थोड़े दिन यूज करो एंड थ्रो कर दो, लेकिन इससे क्या लॉस हुआ, इंडिया की जो गुड्स है वो तो नहीं बिकी। तो ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट भी है और लॉसेस भी है। तो इस चैप्टर में हमने ग्लोबलाइजेशन के रिगार्डिंग पढ़ा कि ग्लोबलाइजेशन से किस तरह से गुड इफेक्ट होते हैं और बैड इफेक्ट होते हैं। जब इंडिया ने 1947 के बाद ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट नहीं कर रखा था, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, इन चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर रखा था, बट 1991 तक इंडिया ने ये देखा कि अगर हम इसको अडॉप्ट नहीं करते हैं तो हम काफ़ी पीछे चले जाएंगे। इवन अगर हम इसको एलपीजी पहले अडॉप्ट कर लेते तो शायद और आगे होते हम, लेकिन हमने 1991 में अडॉप्ट किया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ग्लोबलाइजेशन से बेनिफिट भी हुआ तो लॉस भी हुआ है। इस चैप्टर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।